हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपका स्वागत करता हूं। हमारे दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखी थी जो इस चैप्टर का बेस बनाती हैं, यानी थर्मोडायनेमिक्स की बेस बनाती हैं। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर, यानी बेसिकली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर पर है, जहां पे हम स्टार्ट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप्स हमें पूरा जितना भी लेक्चर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी आता है या बचा हुआ जो भी थोड़ा मोड़ा पार्ट है, वो हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट वीडियोस पे कवर करेंगे। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री आने वाली है। थर्मोकेमिस्ट्री स्पेशल ब्रांच है इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स की, यानी पूरे केमिस्ट्री की बेसिकली सबसे स्पेशल ब्रांच है। तो लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं इसी से। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दिया किसने? वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया जाता है कि रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने इसको क्या दिया, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इन्होंने स्टेटमेंट दी। ठीक है, अब ये जो लॉ है, दिस लॉ, इसको हम एफएलटीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएलटीडी बोलते हैं। ठीक है, प्यार से निकनेम है इसका। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर या खुद के ही अंदर एनर्जी का कोई एक्सचेंज ही केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो ऑब्वियसली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज अ वन मार्क का क्वेश्चन कि किस पे बेस्ड होती है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ, मतलब बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन का यही मतलब होता है। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज होते हैं। तो लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ है किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बहुत अच्छी बात है। पहला लॉ लिखते हैं। पहले लॉ में क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं कर सकती, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये जा सकती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो देखो एनर्जी के अंदर आई थिंक ये कलर दिखने जाओगा, इस कलर का यूज कर लेते हैं। एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर द यूनिवर्स। एनर्जी किसी यूनिवर्स के लिए जो होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या? आप टोटल एनर्जी अगर देखने जाओगे किसी सिस्टम की, तो वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। या तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं उसने कुछ लॉस किया, बट उसने कुछ गेन भी कर लिया है, बट एनर्जी जो होगी वो सिस्टम की बेसिकली वो बिल्कुल कंजर्व रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ऊपर वाले पॉइंट का ही एक एक्सप्लेनेशन ये भी कह सकते हैं। तो अब अगर इसका तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर आपने कहीं से एनर्जी डिसअपियर करी है, मान लेते हैं कहीं से भी आपने एनर्जी डिसअपियर करी है, किसी के पास भी कोई भी 50 जूल की एनर्जी थी, वहां से वो 48 जूल हो गई है, तो जो 2 जूल की एनर्जी है, ठीक है, जो जूल दो जूल की एनर्जी है, वो किसी और फॉर्म में आपको दिख जाएगी। मतलब आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, वो केमिकल फॉर्म में थी या किसी भी फॉर्म में थी, आपने कुछ काम कर दिया, जैसे बैटरीज में होता है, वो कुछ काम कर देती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही आपके अंदर भी कोई एनर्जी होती है, आप भी कुछ काम कर देते हो, या आप कोई साइकिल वाइकल चला देते हो, कहीं चला देते हो, आपको आपकी जो एनर्जी है वो साइकिल की फॉर्म में आपको दिखने लगती है, मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में आपको दिखने लगती है, क्योंकि आपके अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर थी, तो आपने फूड से ली थी। तो वेन एवर अ क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी, एक काइंड की एनर्जी disappears and exactly, बिल्कुल उसी तरीके से इक्विवेलेंट क्वांटिटी, वही सेम क्वांटिटी, कुछ और नहीं, सेम क्वांटिटी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है पूरे सिस्टम के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या लिखा? इक्विवेलेंट क्वांटिटी
of energy in some other form must, ये हम मैंने मस्ट लिखा है, रस्ट जैसा लग रहा है मुझे कुछ, तो इसे रब कर देते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा होता है कि हम यहाँ पर एक ऐसी बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कही कि हम ना कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते, हम ना कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते, कोई ऐसा वर्किंग इंजन नहीं बना सकते जो एनर्जी कंज्यूम ना करे, ठीक है, जो कि एनर्जी कंज्यूम ना करे। तो लिख सकते हैं इसको, इट इज पॉसिबल, सॉरी इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने की आ परपेचुअल मशीन। परपेचुअल मशीन का मतलब है एक ऐसी मशीन, ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन जो धीरे धीरे काम कर रही है, परपेचुअल मोशन मशीन। बेसिकली आपको कैरनॉट के काम में भी ये दिखेगा, जब आप कैरनॉट साइकिल अपने कहाँ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कहाँ पर, फिजिक्स के अंदर, तो वहां पर भी रेफ्रिजरेटर बनाया जाता है या कैरनॉट साइकिल बनाई जाती है, तो वहां पर भी हम ये कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं बिल्कुल सेम। इट इज पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन which could produce, जो प्रोड्यूस करे, which could produce work without consuming energy, बिना एनर्जी को कंज्यूम करे कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन विच कुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग क्या, एनर्जी, सही है, यस, एक सेकेंड, हाँ। और क्या कहता है, और क्या लॉस है, तो ये कहता है कि टोटल एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, बल्कि या फिर वो किसी फॉर्म से, वही बात है आपकी सेकंड वाले पॉइंट का, चौथा पॉइंट होता है कि अगर जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, अब इसका मतलब यही होता है आइसोलेटेड का कि इसके अंदर आइसोलेटेड ना ही मास चेंज हो रहा है, ना हीट अंदर बाहर हो रही है, ना ही मास का कोई आदान प्रदान हो रहा है, जो है सब कांस्टेंट है। इसका मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में मैंने कहा थर्मोप्लास्ट, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आइसोलेटेड में क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर लॉस तो खत्म हो जाते हैं इसके, ठीक है, मुझे लगता नहीं इसका कोई भी लॉ काम का था, सिर्फ एक ही लॉ यहाँ पे काम का था, जो कि वी कुड नॉट कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मशीन, यही लॉ है जो काम का है, या एक लॉ है जो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दो लॉ के अलावा बाकी सारे लॉ फेक थे, या मतलब ऐसा दिखने में लगता है, क्योंकि एक ही लॉ को 4 बार लिखना फेक ही है। तो एक ही लॉ है इसका, बेसिकली दो लॉज है, एक है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और दूसरा ये है कि हम कोई मशीन ऐसे कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल ही समझ में आती है, ठीक है। अब एक ये क्या कहता है कि जब भी एक सिस्टम इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में आता है, मतलब सिस्टम कहीं पड़ा हुआ है और वो इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है, तो उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी आएगी। यस सर, मैंने कल आपको कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, इसमें सारे टाइप की एनर्जी आती है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। कल ये मैंने आपको बता दी थी। अब मैंने ये भी कहा था इंटरनल एनर्जी, यार एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना आसान नहीं है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना बहुत आसान है। मैंने कहा था सारी जितनी भी वर्क हो रही है इसमें सारे आप कांस्टेंट मान लो, एक को रहने दो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, बेसिकली इसमें से पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो कर दो, और तो आपका हम लोग जो इक्वेशंस में, मतलब जो हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कुछ और नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ही है, बिल्कुल उसी को मान के चल सकते हैं, ऐसा कोई अलग बात नहीं होती है। तो इनका कहना मतलब है वह सिस्टम, जब एक सिस्टम, वह सिस्टम चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट, किसी इनिशियल स्टेट से टू दी final state, it undergoes a change in the internal energy, u initial, u final, ठीक है। u initial से u final मैंने कल आपको बताया था कि इसका सिंबल होता है u या फिर e, ठीक है, दोनों इसका सिंबल होता है। थस हम इस e को, मैं यहाँ e इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि e और u जो होते हैं वो सेम होते हैं,
कभी कभी आपको क्वेश्चन में यू नहीं देगा, वो ई देगा, ई नहीं देगा तो यू देगा, तो आप कंफ्यूज ना होइए कि ऐसा क्या होता है। यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा यू की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ऑल टाइप की एनर्जी होती है, जब आप सिस्टम को चेंज करते हैं किसी भी इनिशियल से फाइनल स्टेट तक, तो ये इसकी इक्वेशन आती है, ठीक है। ये सारी बात आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो और चीजें देखते हैं इस पे। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो देखो दो वेज में चेंज करी जा सकती है। कैसे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन यू, ठीक है, मे बी कैन बी ब्रॉट इन टू वेज, दो वेज में चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अलाउ कर दो हीट का फ्लो, कहां पर अलाउ कर दो हीट का फ्लो, या तो सिस्टम में या तो आउट कर दो। मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है, ये कौन है? सिस्टम है। या तो आप इसके अंदर हीट भेज दो या तो इसके अंदर से हीट निकाल लो, ठीक है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जो मैं लिख रहा हूं, यू को चेंज करने का तरीका क्या है? आइदर बाय अलाउइंग द हीट, हीट को अलाउ करने के लिए टू फ्लो इनटू द सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम के अंदर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। और आउट ऑफ द सिस्टम, जिसे हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। इट्स नॉट अ बायोलॉजी वाला एवोल्यूशन, ठीक है, ये एक ऐसा एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन मतलब निकलना, इवॉल्व होना, ठीक है, वही है इसका मतलब। बाय डूइंग द, अगर हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे? इंटरनल एनर्जी ही तो चेंज करनी है, तो कैसे चेंज करें सर इंटरनल एनर्जी को? बाय डूइंग, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, या तो हम सिस्टम पे कोई काम कर दें, है ना, तब उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर हमने एनर्जी चेंज करनी है भाई, आप इंटरनल छोड़ो, आपको एनर्जी चेंज करनी है तो कैसे करोगे? या तो आप उसके ऊपर कुछ काम कर दोगे, कर दोगे, काम कर दोगे, तो आपके अंदर जो एनर्जी थी, मैंने कहा था एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। आपने अगर बाइसाइकिल चलाई तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो आपने क्या करा? बाइसाइकिल पे काम करा। अब अगर आपने बाइसाइकिल पे काम करा तो आपने अपनी एनर्जी क्या करी? बाइसाइकिल को दे दी। तो यही है बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, और और वर्क डन, एक सेकेंड, जस्ट अ सेक, बाय दी सिस्टम, या तो सिस्टम ने काम किया या तो आपने काम किया, बात बिल्कुल बराबर है, हीट का चेंज तो होना है, ठीक है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप, अब मैंने आपको क्या कहा, आप ध्यान समझना, मैंने वो कहा डेल्टा यू लिखने का एक ही तरीका, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है सर, सही है। अब आपने दो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े, क्या पढ़े? पहली बात, ये सिस्टम है, क्या है? ये क्या है? सिस्टम है, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, वो क्या है बताइए? इंटरनल एनर्जी क्या है इसकी? यू इनिशियल, क्योंकि हमने क्या कहा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो कुछ इनिशियल होगी। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं? इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, वहां तक जा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब तक जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा भाई? अरे भाई, इसके पास यहाँ पर ये यूट्यूब है इसका, तो यहाँ पर जाने के लिए रास्ते में जो भी आएगा ऐड करते हुए यहाँ तक पहुंचोगे ना, एनर्जी तो ऐड होगी, क्या कहते हो? सही है ना? हाँ, देखो, मैंने कहा आपके दो तरीके हैं, पहला आइदर बाय हीट का फ्लो, आइदर बाय हीट का फ्लो कर लो, या तो हीट का इंटेक कर लो, मतलब कहीं ना कहीं हीट का ही कुछ ना कुछ चल रहा है, U1 प्लस Q, ठीक है, पहली बात। उसके बाद मैंने कहा इस पे कोई काम कर दो, प्लस W, कुछ काम कर दिया, पॉजिटिव निकालते कुछ काम कर दिया, फिर यहां पर हम पहुंच गए U2 पर, हमने क्या कहा, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W। क्या U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिखा सकता है क्या? ये Q प्लस W है, हाँ, ये क्या है? FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात आती है सर, आपने तो कहा था कि हीट दे भी सकते हैं, हीट निकाल भी सकते हैं। हाँ, मैंने कहा था, गलत बात क्या है? मैंने कहा था हीट दे सकते हैं, मैंने वो वाला केस आपको लेके दिखाया कि हीट दे सकते हैं। इस इक्वेशन को आप पहली बात याद करेंगे कि U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आप इस वैल्यू को याद करेंगे कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, ठीक है, याद कर लेंगे। तो अब आपने इसे अगर याद कर लिया, तो अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, कुछ साइन कन्वेंशन बताता हूं, जो साइन कन्वेंशन आपको लेने हैं। क्योंकि हीट का चेंज या डेल्टा यू का चेंज मैंने कहा था दो तरीके से होता है, एक मैंने कहा या तो हीट दे दो या तो हीट निकाल लो, यस सर।
एक मैंने कहा या तो वर्क कर दो या तो वर्क ले लो। हाँ, तो अगर ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, अगर ये हमारा एक सिस्टम है, अगर ये कहां आ गए हम, अगर इसने हीट दे दी, हीट आउट, तो आपको इस क्यू की वैल्यू को लेना पड़ेगा नेगेटिव। अगर आपने इसको हीट दे दी, हीट गिवन, आपको इस क्यू की वैल्यू को लेना पड़ेगा पॉजिटिव। अगर इसने वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क सिस्टम ने किया, प्लीज इसको कंफ्यूज ना करिए फिजिक्स वाले से। फिजिक्स वाला में बेसिकली जो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स है उसमें ये है कि उसमें अगर आप क्या करते हो उसमें इसका ठीक उल्टा होता है, बस क्यू वाली जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सेम रहते हैं, मतलब जो हीट वाला है वो बिल्कुल सेम रहता है, बट वर्क वाले में अलग हो जाता है। अगर वर्क सिस्टम करता है तो वहां हम पॉजिटिव लेते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे, इसका वर्क नेगेटिव। आप क्या करेंगे, वर्क डन, एक सेकेंड, ये कुछ मिस्टेक हुई हमसे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। वर्क डन ऑन सिस्टम, लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जब आपने वर्क किया है, जब आपने वर्क किया है सिस्टम पर तो पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम ने वर्क किया है तो नेगेटिव होगा, जब हीट दी है तो पॉजिटिव होगा, हीट निकाली है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आखिरी डेफिनेशन में लिखना चाहता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मिक्स, FLTD। कोई किसी को समस्या नहीं होगी FLTD लिखने में, नहीं, इसकी पर्टिकुलर लास्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूं, द नेट एनर्जी, सब कुछ मिलाकर जितने भी हमने इसके लॉस पढ़े, जितने भी हमने यूज क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ा, जो भी पढ़ा, सब एक साथ लिख रहे थे। नेट एनर्जी चेंज ऑफ ए क्लोज सिस्टम, ये सब क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड प्लस द वर्क डन, ये काट लो, ऑन द सिस्टम। आप कुछ लोग तो बेचैनी हो रही होगी, है ना, तो मत होनी होगी, मैं लिख देता हूँ, है ना, आप चिंता मत करिए, चिंता गलत चीज है, वो मत करिए, गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट, क्या बताओ, हीट लूज, या आप कह सकते हो इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, मतलब बेसिकली, या हीट लॉस लिख सकते हो प्लस वर्क डन बाय सिस्टम लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, या तो नेट एनर्जी चेंज तभी होगी अगर आपने सिस्टम पर काम किया है या सिस्टम ने काम किया है, आपने अगर हीट दी है और सिस्टम, या फिर सिस्टम ने हीट दी है। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है। एक और डेफिनेशन इसकी होती है, तो वही है, इट इज इम्पॉसिबल, ये कहता है, फाइनल डेफिनेशन हम लोग एक साथ लिख देते, मैं ये भी लिख देता हूं, लिखी हुई होती है अच्छी बुक्स में। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट मोबाइल, मोबाइल का मतलब आपका फोन नहीं है, कोई चलने वाली चीज की बात हो रही है, और परपेचुअल मशीन दैट कैन वर्क, राइटिंग के लिए हम खेद है, हमें माफी चाहेंगे, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, बोल भी रहे हैं, ऑफ एनी फ्यूल एनर्जी। ठीक है, ऑफ एनी फ्यूल एनर्जी। ये तीन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली ये वाली डेफिनेशन आप याद रखेंगे, बाकी कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो समझी हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने ही, आप उसको प्लीज सॉल्व करिए। अगर 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी is added to a system, and the system does 350 calorie of work on the surrounding, okay, surrounding, what is the energy
चेंज ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी चेंज क्या होगा सिस्टम का, आपको ये बात बतानी है। जल्दी से सॉल्व करिए, आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। मैं आपका सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। आपने कर लिया होगा। वो कह रहा है 500 कैलोरी की जो हीट एनर्जी है वो ऐड हुई है सिस्टम पर। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐड होगी तो क्यू को क्या लेंगे, स्टेप वाइज लिखते हैं। 500 कैसे, कैलोरी में। कल मैंने आपको बहुत सारे कन्वर्जन सिखाए थे, तो उन कन्वर्जन को याद रखेंगे। और सिस्टम ने काम किया है 350। और जब वो ऐसा लिख दे सिस्टम ने काम किया है, तो वर्कडन क्या लेना होगा, -350 कैलोरी। ठीक है, कैलो, ये हो जाएगा 350 कैलोरी। अब आपको बताना है कि एनर्जी का चेंज क्या है। तो एनर्जी का चेंज अगर वो पूछ रहे, इसका मतलब वो इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। एक फॉर्मूला पूरी दुनिया ने पढ़ा है एफएलटीडी का, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा एफएलटीडी क्या होता है। शॉर्टकट है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये निकालना है, जैसा दिया हो वैसा रख दो। क्यू की वैल्यू माइनस, यहाँ 350, ये कितना हो जाता है, सबको आता है 150 कैलोरी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आता है। कि आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ 1 मिनट। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, आ गए हम लोग वापस। ओके ओके, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट, अगर 100 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड to the same system as in example 1, and the work of 50 calorie is done on the system, इस सिस्टम पर अगर होता है, कैलकुलेट सेम डेल्टा यू। कैलकुलेट करिए, आप फिर से पॉज कर लीजिए और देख लीजिए क्या आंसर आता है। ठीक है, आपसे क्या कहा जाए, जब 100 कैलोरी की हीट आर एडेड टू द सेम सिस्टम, जो एग्जांपल 1 में आपने सिस्टम लिया था, अगर आपने एग्जांपल 1 में रेफ्रिजरेटर लिया था, वही रेफ्रिजरेटर यहाँ भी ले लीजिए। और उसने कहा हीट एडेड टू द सिस्टम, फिर से क्यों को क्या लेना है, +100, हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 50 कैलोरी डन ऑन द सिस्टम। और 50 कैलोरी का वर्क इस बार क्या हुआ है, सिस्टम पर हुआ है 50। ठीक है, या एक काम करिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 100 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड, हीट आर, ओके, हीट आर, इसको चेंज करते हैं, हीट आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अब क्या ये जो लिखा है ये गलत है? हाँ, ये गलत है। क्यू की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, -100। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी -100 + 50, ये हो जाता है -50। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन है। वरना क्या हो जाता, 150। तो अदर एग्जांपल में हमने ये देखा कि भाई कैसे कैसे डिपेंड करती है। और हमने ये भी कहा, हमने आपको ये भी कहा था कल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, उसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको इनिशियल से और फाइनल से फर्क पड़ता है। तो एक बात यहाँ लिख लीजिए, ये क्या होता है। वैसे मैंने ये लिखवा दिया था कल, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा। आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं हम कुछ और चीजें, कुछ यूजफुल कंक्लूजन जो ड्रॉ हुए, सम यूजफुल कंक्लूजन्स ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। तो जब भी किसी सिस्टम किसी चेंज में जाता है, जब भी सिस्टम अंडरगो किसी चेंज में आता है, तो जैसे कि अगर आप डेल्टा यू की बात, अगर आप यहाँ पर एक बात लिखेंगे, डेल्टा यू को 0 लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा यू को 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि कोई कोई इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। नो इंक्रीज, नो डिक्रीज इन डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। तो एफएलटीडी यहां से क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है यार, ये तो 0 हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, -डब्ल्यू हो गई। यस सर, सही बात बता रहे हो आप तो हाँ, सही बताते हैं। तो ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ये वाली कॉन्सिक्वेंसेस हो गई इसकी। और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं इसके। अब देखो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और तो बिल्कुल सही बात है, आप इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, एक ये बात होती है कि जैसे सेकंड कॉन्सिक्वेंस होता है, अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ, अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ, इफ नो वर्क डन, यानी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई।
तो फर्स्ट लॉ कैसे डिड्यूस हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। भाई ये तो जीरो हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, अगर कोई नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। भाई क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये तो जीरो है, ये क्या हो जाएगा, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं। फोर्थ, अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, कल मैंने आपको मैकेनिकल वर्क सिखाया था, क्या सिखाया था, मैकेनिकल वर्क, डब्ल्यू। मैंने कहा था माइनस पी डेल्टा भी रखते हैं, माइनस पी डेल्टा भी रखते हैं। आप इसी को हमेशा यूज करेंगे, माइनस पी डेल्टा भी को होशियारी नहीं दिखाएंगे। तो यार डेल्टा यू को एक और से लिख सकते हैं क्या, क्यू माइनस पी डेल्टा बी, ये सर लिख सकते हैं। अच्छा डेल्टा वी को अगर जीरो बोल दो तो मतलब आइसोकोरिक बोल दो तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी, नहीं होगी। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्यू लिख सकते हैं और क्यू वी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है कि जो उसका चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो कांस्टेंट, सही है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे जल्दी से, प्लीज सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। एक गैस है, आई थिंक ये दिख रहा होगा, है ना, मेरे को तो दिख रहा है यार, तुम लोगों को भी दिखना चाहिए। एक गैस है, कंस्टेंट है इन अ सिलेंडर में, कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a फ्रिक्शनलेस पिस्टन। उसमें क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, expand against a constant pressure, constant pressure 1 atmosphere from a volume of 4 liter to 14 liter, ठीक है। In doing so it absorbs, या it absorb, चलो छोड़ो, एक काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, it rejects 800 जूल थर्मल एनर्जी, 800 जूल क्या थर्मल एनर्जी फ्रॉम टू सराउंडिंग, टू सराउंडिंग, डिटरमाइन डेल्टा यू फॉर दी प्रोसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक सो, ठीक है, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व। तो कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं कुछ, अच्छी बात है। तो क्या कह रखा है उसने, उसने कहा है कि आपको प्रेशर दिया हुआ, जो जो दिया है पहले उसे लिखना सीखिए, एक एटीएम। आपको V1 दिया गया है वो 4 लीटर है, आपको V2 दिया गया है 14 लीटर है, आपको Q की वैल्यू दी गई है 800 जूल है, गलत। Q की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस 800 जूल दी गई। भैया रिजेक्ट लिखा हुआ है, कैसी बातें करते हो तुम लोग, मतलब कह रहे हो प्लस 800 लिख दो, नहीं कैसे लिख सकते हैं, माइनस 800 लिखना है ना। और ये कुछ नहीं लिखा है ना, इसे गंदगी कहते हैं। और आपसे कहा गया है, क्या कहा गया आपसे, आप मुझे डेल्टा यू बताइए, तो बता देंगे आप लोग कैसे, आप डेल्टा यू मैं इसे सॉल्व करूं या छोड़ दूं आपके भरोसे, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं या छोड़ दूं। तो एक सेकंड रुक जाइए यार, है ना, ये क्या हो रहा है, पेन नहीं मिलती एक तो, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा यू को, डेल्टा यू की देखिए इक्वेशन है क्यू प्लस डब्ल्यू, यस सर। डेल्टा यू को एक और चीज लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू को तो क्यू माइनस 800 लिख सकते हैं, ठीक है। बट वर्क कैसे निकालें, मैंने आपको बताया था, वर्क निकालने का एक ही तरीका है दुनिया जहान में, माइनस पी डेल्टा वी, अभी तक आगे आएगा, और माइनस पी डेल्टा वी, माइनस 800 माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 800 माइनस प्रेशर कितना है 1, डेल्टा वी कैसे लिखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 810। ये बात समझ में आ रही है, 810। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर आपसे वो किसी और यूनिट में चाहता है तो आप प्लीज उसे देख लेंगे, बेसिकली किस यूनिट में आपसे मांग कर रहा है, आप वैसे ही निकाल देंगे, कोई समस्या नहीं होगी किसी को इसमें, तो अच्छी बात है ना। क्वेश्चन तो समझ में आएगी होगा आप कैसे निकालना। मैं आपको कल और भी चीज लिखवाई थी कि अगर आपको किसी और चीज में पूछ रहा हो तो आप उसमें निकाल सकते हैं। नया टॉपिक एंथैल्पी, बहुत देर से इंतजार था लोगों को। अच्छा देखो, एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ हीट, कुछ और नहीं है।
तो इसको लिखते हैं हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। ये क्या है? हीट कंटेंट है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट, बट इसकी देखो बहुत सारी हीट जो होती है ना, वो तो हीट होती है अलग अलग टाइप की, बट ये जो होती है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। कहां पर होती है? कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एच। आपको एफएलटीडी तो पता है ना, मैंने भी पढ़ा है अभी। क्यू क्या होता है? यू प्लस पी डेल्टा वी। यस सर, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहता है। तो अगर आप इसका हीट चेंज देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, कहां पर? कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, माइनस अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम इक्वेशन बनाने की वजह से माइनस नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आपको माइनस लगाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम माइनस लगाए बिना इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मेन इक्वेशन में हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर डेल्टा एच। अब वो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो यार आप एक काम करिए ना, एक काम करिए, क्या काम करिए सर, क्या करें? आप एक काम करिए, इस क्यू को ना रिप्लेस कर दीजिए। क्या करिए? रिप्लेस कर दीजिए। अगर हमें इस इक्वेशन को देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे लिखना होता, अगर हमें यहाँ पे लिखना होता क्या, u इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो u इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी लिख सकते थे, और q को क्या लिख सकते थे? u प्लस pv, तो वही लिखा हुआ है u प्लस pv। यहाँ से इसको अगर कभी भी कांस्टेंट प्रेशर दिया हो, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा h से, जो कि हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा h इज इक्वल टू p डेल्टा v। ठीक है, ये वाली बात। तो कांस्टेंट प्रेशर पर बहुत सारी रिएक्शंस कैरी करी जाती है, क्योंकि सारी रिएक्शन जो होती है वो ओपन वेसल में ही होती है बेसिकली। तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये इक्वेशन वैलिड होती है, डेल्टा एच इक्वल्स टू यू प्लस पी डेल्टा वी। बेसिकली इस क्यू को रिप्लेस किया गया है किससे? एच से। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, तो किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं, तो एंथैल्पी को यहाँ से एच से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहीं पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, है ना? डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, वही वाली बात है बिल्कुल। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ बात हो रही है, ये सब कांस्टेंट प्रेशर पर बात होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर ही एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, वरना डिफाइन नहीं करते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर हमें डिफरेंस देखना है इसके बीच में, तो एक और चीज यहाँ पे आपको पता होती है कि जैसे, एक सेकंड, एक और चीज लिख सकते हैं क्या? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, जैसे आपने अभी देखा डेल्टा, हम यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पी डेल्टा वी हो गया। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट, जो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर, जब हम कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं तो हम डेल्टा एच लिख सकते हैं, एंथैल्पी लिख सकते हैं, जो कि यू प्लस पीवी के इक्वल होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब इस पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, बस चेंज क्या होगा? डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल होती है। अब यहाँ पर हम लोग जो लिखते हैं, जैसे अगर हमें डेल्टा एन निकालना है, यहाँ पर डेल्टा एन निकालना है बेसिकली, मतलब ये बेसिकली आप डेल्टा एन लिखो, तो यहाँ पर ये एन भी चेंज होता है जब आप गैसियस रिएक्शन की बात करते हो। गैसियस रिएक्शन, इन गैसियस रिएक्शन एन चेंज होता है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है 2NH3 में, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2,5O2, ये बन रहा है 6CO2। ठीक है, इस तरीके को सब सारी गैसेस हैं, क्या है? सारी गैसेस हैं। तो इसमें आपका जो एन होता है वो भी चेंज होता है, और उस एन को निकालने का क्या तरीका होता है? मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एन है, अगर वो गैसियस वाली कोई रिएक्शन देख रहा है, गैसियस वाली रिएक्शन देख रहा है पूरी पूरी, ठीक है, जैसे गैसियस वाली रिएक्शन का मतलब है कि आपको हर जगह गैस दिखेगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सॉलिड भी हो सकता है, बाकी दोनों गैस हो सकते हैं। अगर एक भी गैस दिख गई तो वहां पे आपको ये डेल्टा एन को चेंज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कैसे 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 कैसे? ये वाली बात पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर इसे निकालते कैसे, इसके एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये इक्वेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, बट इन गैसियस एन ऑल्सो चेंजेस, एन भी चेंज होता है। तो एन को निकालने का तरीका क्या होता है? अगर मान लेते हैं ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, O2 ये भी गैस है, और यहाँ पे ये चेंजिंग हो रही है, क्या? ये बन रहा है 5CO2, ये भी गैस है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हाइपोथेटिकल है।
तो ये आप इसको देखेंगे जो लेफ्ट साइड है 5 माइनस इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, इसकी जो डेल्टा एन की वैल्यू आती है वो आ जाएगी 0। अच्छा, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है NH3 लिक्विड या फिर सॉलिड दे सकते हैं, ठीक है। लिक्विड या सॉलिड में से कोई एक ही देंगे, या तो गैस देंगे या तो सॉलिड देंगे, तो लिक्विड देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर लिक्विड और सॉलिड होता है और यहाँ पर होता है 3O2 गैस और यहाँ होता है 5CO2 गैस, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। तो एन फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है 3, इसको कंक्लूड नहीं करते। जब हम लिक्विड या सॉलिड का कोई केस लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड के सामने लगा होता है उसको कंक्लूड नहीं करते, जो गैस के आगे लगा होता है सिर्फ उसको कंक्लूड कहते हैं। तो ये वैल्यू बन जाती है 2 यहाँ से। अगर ये भी सॉलिड रहता सिर्फ वैल्यू क्या हो जाती है 5। सिंपल है, ठीक है, अच्छी बात है, बात सही है। और कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं तो इसके अंदर सब दूसरा जो आता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे निकालते हैं डेल्टा एन को, ये नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी की ये क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी जो डिफाइंड होती है कि कितनी अमाउंट, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट लगेगा, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट लगेगा टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 डिग्री से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होती है हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम is defined as the quantity of heat, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगेगी required to raise the temperature of the system by 1 degree, by 1 डिग्री। 1 डिग्री से अगर उसको चेंज करना है तो कितने अमाउंट की हीट लगेगी। तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज चलते हैं। हीट कैपेसिटी जिन्होंने कहा ना कितनी कितनी क्वांटिटी की हीट लगेगी किसी पर्टिकुलर टाइम में लगेगी, तो ये लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है बिल्कुल। या इसे लिख सकते हैं डी क्यू, क्योंकि छोटी सी चेंज है तो डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो बेसिकली आता है, जैसे हीट कैपेसिटी अगर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखनी है, देखिए दो चीज आती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम लिखनी है ना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वहां पर डिफाइंड होती है सीवी। सी को डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी से, ये सी है हमारा, ठीक है। सी से डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी को, और वहां पर डिफाइंड होती है सीवी। वहां पर लिख सकते हैं डेल यू बाई डी टी, इस तरीके से लिखते हैं डेल यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अब अगर हम देखें कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने ऐसा क्यों लिखा, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो एक हीट कैपेसिटी है बेसिकली, हीट है तो वो हीट ही होगी कहीं ना कहीं, हम ये वाली क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं अभी भी, मतलब ये पी डेल्टा बी, सॉरी पी डेल्टा बी, तो अब वी तो कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट है, डेल्टा वी 0 हो गया। क्यू को क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्यू होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्यू होगी, यहाँ इसकी जो हीट होगी वो कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, इट्स यू, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। तो ये हमने जो इंटरनल एनर्जी के बराबर लिखी डी क्यू बाई डी टी, ये सही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हाँ बिल्कुल सही है। एट कांस्टेंट प्रेशर, कहां पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, इसी हम सी को सीपी बोल देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं डेल एच अपॉन में डी टी, डेल एच अपॉन में डी टी। क्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू प्लस पी डेल्टा वी, प्रेशर इज कांस्टेंट। और हमने कहा था यार क्यू को एक और चीज, जब हम प्रेशर का भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो हमने कहा था एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइंड होती है, तो क्या इस पूरी चीज को एच बोला सकता है। तो हीट को कैसे लिखा सकता है, अगर इस पूरी इक्वेशन को यहां रखना है, हाँ रख सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को बेसिकली अगर यहां रखना है, सिर्फ इसको नहीं इस पूरी इक्वेशन को अगर यहां रखना है तो हाँ रख सकते हैं, बट ऐसे रख देते हैं। इसके अलावा तो अंदर होगा कि हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। कभी अगर कहता है कि आप सीपी निकाल दीजिए, तो एच की जगह हम इसको पूरा प्लेस करके, इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो हम एच की जगह इसको प्लेस करके यहाँ पे रख सकते हैं, यानी ये हो जाता है डी एच बाई डी टी। तो हमने दो वैल्यू देखी, एक देखी हमने डेल यू बाई डेल डी टी, पार्शियल चेंज कहते हैं, सीपी की वैल्यू हो जाती है डेल एच अपॉन में डेल टी, आप डी टी याद रखेंगे तो भी सही है। तो ये वाली बात होती है। अब यहाँ से बात आती है कि सीपी और सीवी जो होता है वो उसका डिफरेंस क्या होता है, इसे कहते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। क्या होता है ये, मेयर्स रेशियो, क्या होता है, रॉबर्ट मेयर रेशियो, सॉरी रॉबर्ट मेयर रेशियो नहीं, रॉबर्ट मेयर इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन कहते हैं इसको, रॉबर्ट मेयर, एक सेकेंड, रॉबर्ट मेयर इक्वेशन, तो इसको कह सकते हैं रॉबर्ट मेयर इक्वेशन।
कि आप जब भी सीपी में से सीवी को माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आर मिलेगी। सीपी में से सीवी को माइनस करते आर मिलेगी। अब आर क्या है, इट्स अ गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये एक तरीके की गैस कांस्टेंट है, कुछ और नहीं है। सीवी माइनस सीवी क्या होता है, आर होता है। इसको हम लोग बेसिकली और देखते हैं, तो इसकी अगर हम एक और बात देखें तो सीपी अपॉन में सीवी की वैल्यू जो होती है गामा होती है, गामा होती है। सीपी अपॉन में सीवी की वैल्यू जो होती है गामा होती है। अब गामा अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। जैसे गामा अगर आप मोनो की बात करेंगे, गामा आप डाया की बात करेंगे, और गामा आप ट्राइटोमिक की बात करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल अलग अलग होती है। इसके लिए 3 होती है, इसके लिए 5 होती है, इसके लिए 6 होती है, ठीक है। ऐसी आप यहाँ से सीपी ऐसी आप यहाँ से सीवी की वैल्यू और सॉरी सीपी माइनस सीवी की वैल्यू को आर बोल सकते हैं, और सीपी अपॉन में सीवी की वैल्यू को गामा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सीवी निकालने को कहा जाता है तो आप लिखेंगे एफ आर बाई टू। व्हाट इज एफ, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है, इसके पास कितनी मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी है, ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, किसकी डायरेक्शन मूव कर सकता है, वो इसके पास इसकी पॉसिबिलिटी होती है, सही है। तो गामा की वैल्यू जो होती है बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा इज सी पी बाई सी बी। अब यहां से हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इतना ही जानने की जरूरत है, बाकी तो हम इसको समझ देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस का एक्सपेंशन क्या होता है, किसी आइडियल गैस का एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर जो है वो जीरो है, मतलब बेसिकली टेम्परेचर जीरो नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या है, जीरो है। अब अगर मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो है, तो जो डेल्टा यू होती है ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी है, डिपेंड किस पे करेगी, टेम्परेचर पर, तो यू जीरो हो जाएगी। अब अगर यू जीरो हो जाएगी तो एफ एल टी डी क्या कर सकते हैं, एफ एल टी डी की वैल्यू को लिख सकते हैं क्यू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सुनो, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में जो हम एच को लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा यू और डेल्टा टी जो होती है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, तो डेल्टा एच कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी बी। अब यहाँ पर किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर यू जीरो हो जाता है, यू जीरो हो जाता है, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर डेल्टा यू जीरो हुआ, डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर डेल्टा एच को देखोगे ध्यान से, डेल्टा हमने क्या कहा था, यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। हाँ, डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, यू प्लस पीवी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी तो जीरो हो गया ना, डेल्टा टी तो जीरो हो गया, डेल्टा एच भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रिमेंबर क्या रख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, कि भाई अगर कभी भी डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है, डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है, और डेल्टा टी भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। किस केस में, आइसो थर्मल में, किस केस में, आइसो थर्मल में। अच्छा सर, सही बात है। अब एक होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये क्या होता है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन देखते हैं। वर्क डन, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल एक रिवर्सिबल प्रोसेस समझाया था, उसके अंदर क्या बोला था कि रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जिसे आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब बहुत छोटी छोटी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, जब हम इसको नीचे दबा रहे हैं, जब हम इसको नीचे दबा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना एक्सटर्नल लगा रहे हैं, ये जो फोर्स है, मतलब एक प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर एक्शन लगा रहे हैं, और ये प्रेशर गैस है। हम मान लेते हैं कि कुछ प्रेशर गैस का क्या होता है, ये लगाती है, हम एक प्रेशर लगाते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे आके बैठ जाता है, क्या करता है, बैठ जाता है, पी एक्सटर्नल लग रहा है। ये होता है पी गैस। हम क्या करते हैं, हम पी गैस को मान लेते हैं कि वो छोटा सा चेंज है, क्या है, छोटा सा चेंज है किसका, डीपी का। तो हमने जो फोर्स लगाई है, बेसिकली हमने जो फोर्स लगाई है, उससे प्रेशर जनरेट हुआ है। उस प्रेशर में से अगर मैं माइनस कर दूं डीपी को, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं आपको अगर, मेरे को अगर
पूरा फाइनल प्रेशर चाहिए। कैसे फाइनल प्रेशर चाहिए? तो मेरे को इस जो डीपी लगा रही है गैस को मैंने डीपी मान लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस कर सकता हूँ। हाँ सर सही कह रहे हो आप, तो बिल्कुल सही बात बता रहे हो, माइनस कर सकते हो। तो कर दिया मैंने माइनस। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना है। आपको पता है यहाँ से जब आप वर्कडन की बात करते हो, डीडब्ल्यू की, छोटा सा वर्कडन हो रहा है ना, थोड़ी देर के लिए गैस आएगी। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी सर? कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। होता है। तो यहाँ पर जो इस पी को रखना है, ये माइनस पी की जगह माइनस पी एक्सटर्नल माइनस डीपी रखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस डीपी रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस डीपी रख दिया। ये डीवी को क्या छोटे से वॉल्यूम चेंज को मैं डीवी बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट होकर क्या बन जाएगा? माइनस पी डॉट डीवी। बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा। इसको क्या बोल सकते हो? माइनस पी डीवी बोल सकते हैं ना। इसको नेग्लेक्ट किया, इसको माइनस पी डीवी बोला। आप क्या कर सकते हैं? क्या हो जाता है इसे? ठीक है, अब अगर आपको वर्कडन निकालना है छोटे चेंज का, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। कहां से? V1 से V2 तक। मतलब एक वॉल्यूम कुछ और था, फिर लास्ट में वॉल्यूम कुछ और हो गया, वहां से इसको करना पड़ेगा, और पीडीवी को क्या रखना पड़ेगा? अंदर रखना पड़ेगा। आपको पता है पी क्या होता है? एनआरटी बाई वी होता है। तो वर्कडन क्या हो जाएगा? माइनस एनआरटी, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है, V1 से V2। और इसको इंटीग्रेट करना तो आपको आता होगा, मैं इंटीग्रेट करता हूँ डीपी बाई डीवी। इसको आराम से इंटीग्रेट करते हैं, माइनस एनआरटी, ठीक है, लॉग ई V2 by V1 is equals to, जब इस log e को हटाते हैं तो माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V1 V1 is equals to V2 V2 होता है। तो V2 by V1 को क्या ले सकते हैं? से V1 by V2, यानी वर्गमूल को क्या ले सकते हैं? माइनस 2.303 nRT log V1 by V2, log V1 by V2। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल इक्वेशन सही है आपकी, कोई गलत बात नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर आपसे कहा जाए डब्ल्यू ऑफ कंप्रेशन लिखिए, वैसे तो यार इतना कहते नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सब इतना कहते नहीं है। एनआरटी कहाँ कहते हैं? ये सब फिजिक्स में कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको आइसोथर्मल एक्सपांशन देंगे, आप माइनस लगाकर यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, अब अगर ऐसा ही केस देखो, ये सेम केस है ना, इसको याद आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसी से ये बनाए, प्लीज इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसको लिख सकते हो माइनस 2.3 एनआरटी लॉग V1 बाय V2 करते हैं, यहाँ पर P2 बाय V1 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ भी लिख सकते, जैसे आप यहाँ पर V2 बाय V1 लिख रहे हैं, यानी फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे P1 बाय P2 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल सी बात है। वर्कडन जब भी आइसोथर्मल एक्सपांशन में होगा तो वो ऐसे होता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने वाली चीज है, या तो इसको रिलेट कर देते हैं, कोई काम नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना होता है? ये वाला माइनस 2.3 एनआरटी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, 3 नोट है। क्या है पहला नोट? क्या है कि किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए, फॉर रिवर्सिबल आइसो थर्मल एक्सपांशन, किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए, किसी भी रिवर्सिबल थर्मल एक्सपांशन, और वो भी क्या होनी चाहिए? आइडियल गैस होनी चाहिए। डेल्टा यू, डेल्टा एच, एंड जो क्यू होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। सिमिलरली किसी भी आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन के लिए, अगर आपको रिवर्सिबल नहीं है, इस बार कहा है कि फ्री आइसोथर्मल एक्सपांशन, फ्री आइसोथर्मल, ये फ्री वर्ड बहुत खतरनाक है, फ्री आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो वहां पर भी क्या होता है? डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू की वैल्यू जीरो होती है। और तीसरा, अगर वो कहता है वर्क डन इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात अगर कर दी है, तो पी जो होगी वैक्यूम में जीरो की, क्योंकि प्रेशर होगा नहीं, तो वहां पे पी विल भी बेसिकली जीरो हो जाएगा, पी विल बी जीरो। ठीक है, वहां पे वर्क डन इन वैक्यूम का मतलब होता है कि पी जो होगा वो विल बी जीरो हो जाएगा वहां पर। सिंपल सी बात है, कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें इसके कुछ और लॉस की, तो उसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपांशन यहाँ का नहीं है, कहीं और का ही है, तो इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन एक ग्राफ जरूर बताना चाहूंगा, एक ग्राफ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे। जब आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 ग्राफ ऐसे निकल के आते हैं। ये लर्निंग ग्राफ है, लर्निंग ग्राफ है। ये क्या होता है? आइसो बेरिक के लिए होता है, ये आइसो थर्मल के लिए होता है, ये एडियाबैटिक के लिए होता है। ठीक है, ये होता है आइसोबोरिक के लिए। एडियाबैटिक इज नॉट इन केमिस्ट्री पोर्शन, इट्स इन फिजिक्स पोर्शन। तो बताया भी था कि क्यू की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली हम लोग जीरो ले लेते हैं, बाकी इसके अंदर और कुछ जानने वाली बात नहीं है।
अब हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स पे कुछ सॉल्व करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले में कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एनजी। नाउ व्हाट इज डेल्टा एनजी? तो डेल्टा एनजी ऐसे बताया था, नंबर ऑफ गैसियस क्या प्रोडक्ट मोल माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मोल। इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू जो होती है, देखो डेल्टा एन भी कहते हैं डेल्टा एनजी भी कहते हैं, कब कहेंगे जब ऐसा गैसियस के लिए होगा। बट यहाँ पे क्या आपको कोई गैस दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू कैलकुलेट करें, डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, यस आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल की गैस है, एन की वैल्यू 1 है। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 127। क्या डिग्री सेल्सियस में लेना चाहिए? नहीं, 273 ऐड कर देना चाहिए। कितना होता है इसको ऐड करके जरा देखेंगे एक बारी। तो ये हो जाता है आई थिंक सो 390 है ना, एक मिनट, नहीं 2 1 3 4 400 सॉरी, ये हो जाता है 400। यस, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है, सही है, ओके, हो जाएगा 400। ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं। और वॉल्यूम क्या है? V1 10 डीएम क्यूब। जरूरत नहीं है क्योंकि एक डीएम क्यूब जो होता है वो मिलीलीटर के इक्वली, डीएम मिलीलीटर के इक्वली होता है बेसिकली, तो उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती। आप डीएम क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि उससे कट नहीं होता है। अब आपको बताएंगे मुझे वर्क डन इन आइसोथर्मल होता क्या है। -2.303 nRT log V2 by V1। अब माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, जब भी वो जो भी कहेगा, मतलब बेसिकली आप यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कहता नहीं है, ठीक है, कि ऐसा एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वो सब आपको देखना कहाँ होता है? फिजिक्स में देखना होता है। यहाँ पर सिंपल होता है, मैंने आपको ग्राफ बताया था, वो ग्राफ जो होता है वो बेसिकली इतना रिमेम्बरिंग के लिए याद नहीं होता, आप थर्मोडायनेमिक्स में याद करना, कहाँ पर? फिजिक्स में। यहाँ पर इतना नहीं होगा। तो -2.303, एन की वैल्यू क्या रखी? 1। आर की वैल्यू क्या लेते हैं? आर की 3 वैल्यूज होती है, 8.314, ठीक है, और आर की वैल्यू होती है 0.0821। इसे कब लेते हैं? जूल में दिया हो, जूल पर मोल पर केल्विन। इसे कब देते हैं? लीटर एटीएम में गिवन हो जब, ठीक है, और आर की वैल्यू 2 कैलोरी तब लेते हैं जब कैलोरीज में गिवन हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ लीटर वाली टर्म दिख रही, क्योंकि डीएम क्यूब जो होता है वो लीटर के इक्वल होता है बेसिकली। तो ठीक है, लॉग V2 क्या ले सकते हैं? ऊपर लिखेंगे 20 अपॉन में 10, ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? लीटर में दिया गया तो 0.0821, और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, तो 10 ग्राम की आर्गन गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, देखो कंप्रेस्ड आइसोथर्मली रिवर्सिबली वही है, 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर, कैलकुलेट क्यू यू डब्ल्यू डेल्टा एच। इसे भी सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर उसने कहा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी जीरो। क्यों? क्या क्या यहाँ पे डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू तो देखो जीरो हो गया, ठीक है, डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो हो गया। हमने वर्क डन यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, वर्क डन कहाँ से निकाल लिया? यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, तो डेल्टा टी तो वैसे ही हो गया। अब यहाँ से क्यू कैसे निकालेंगे? तो क्यू क्या होता है? यू प्लस डब्ल्यू। यू तो जीरो है तो क्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। जैसे, ठीक है, सिमिलरली इसमें भी। तो 20 किलो जूल की एक सिस्टम है जो 20 किलो जूल की हीट को एब्जॉर्ब करता है और 10 किलो जूल का काम करता है। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो +20 हो गया, और काम कर रहा है तो -10 हो गया। आपको डेल्टा यू निकालना है, तो क्यू, एक मिनट में, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू पता है, यहाँ पे है, होती है +20। आपको यू की वैल्यू नहीं पता है, -10 हो गई, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 20 + 30, यानी यहाँ पे, यानी ये यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 30, सही है, बिल्कुल, एक सेकेंड, हो जाएगी 30 हो जाएगी, सही है सर। किसी ओपन सिस्टम की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ओपन सिस्टम में हम लोग मास भी चेंज कर सकते हैं। मास कैन बी इन आउट, और हीट कैन बी इन आउट, ठीक है, ये सिस्टम होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक की जितनी रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो ओपन ही होती हैं। थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस ओपन में डिफाइंड होते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं होता खास, ज्यादा आता है थर्मोकेमिस्ट्री से। बाय बाय।